बच्चों कैसे आप लोग, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास के इकोनॉमिक्स। 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ा रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ा जा रहा है वो चैप्टर है बैंकिंग। बैंकिंग में बहुत सारा ऐसा जो है वो पढ़ाया जा चुका है और इसके लिए आपको पिछला वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा। पीछे इसके 2-3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं जिसमें मैंने बैंकिंग के बारे में पहले भी चीज़ें बताया गया है। तो कौन कौन सी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ बैंकिंग के बारे में। तो मैंने बताया कि बैंकिंग क्या होता है, बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन जिसे मनी क्रिएशन भी कहा जाता है। तो ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज क्या पढ़ेंगे उसके बाद मैंने एक चीज़ और बताया पिछले वीडियो में, जो है कि फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं? सेंट्रल बैंक हमारे देश में जो RBI है वो देश का सेंट्रल बैंक है। ऐसे ही हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। जो हमारे देश में RBI काम करता है वही सारे काम अलग अलग देशों में उनके सेंट्रल बैंक करते हैं। तो दूसरे देशों में सेंट्रल बैंक क्या क्या हो सकते हैं? जैसे USA में फेडरल रिजर्व है, और UK में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, और दूसरी जगह बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड वगैरह भी है। बहुत जगह मैं उतना डिटेल्स में गया नहीं इसके बारे में कि हर जगह पे कहाँ कौन कौन से सेंट्रल बैंक है। बट व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर RBI जो है देश का सेंट्रल बैंक कहलाता है। RBI के कुछ काम है, यानी देश के सेंट्रल बैंक के कुछ काम है जो मैंने डिटेल्स में बताया है आपको पिछले वीडियो में। तो डिटेल्स में जानने के लिए आपको पिछले वीडियो में देखना पड़ेगा कि क्या क्या RBI के यानी कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन है हमारे देश में। मैं जनरली थोड़ा बहुत यदि ओवरव्यू दूँ तो सेंट्रल बैंक क्या क्या करता है। सेंट्रल बैंक नोट जारी करता है, उसके बाद सेंट्रल बैंक सरकार का बैंक है, और सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक है। सेंट्रल बैंक बैंकों के ऊपर प्रेशर बनाता है, बैंकों को गाइडलाइंस जारी करता है। उसके बाद सेंट्रल बैंक जो है मनी क्रिएशन को कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक जो है वो दो बैंकों के बीच में मध्यस्थ का काम करता है, यानी कि चेक क्लियर करने के लिए क्लियरिंग हाउस फंक्शन का काम करता है। ये सारी बातें जो मैंने पिछले वीडियो में बता दी है। आज क्या पढ़ना है वो बात बताइए। तो आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने एक फंक्शन बताया था सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन था वो था मनी क्रिएशन को कंट्रोल करना। तो मनी क्रिएशन को कंट्रोल करना या फिर क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करना किसके हाथ में है? RBI के हाथ में। RBI के हाथ में है। RBI के हाथ में है कि वो मनी क्रिएशन को यानी क्रेडिट क्रिएशन को किस प्रकार से कंट्रोल करे। होता क्या है मनी क्रिएशन या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना? देखो, देश के अंदर मुद्रा की जो पूर्ति है, यानी नोट कितने अवेलेबल होंगे लोगों को, कि रुपए कितने अवेलेबल होंगे लोगों को, उसे कहते हैं मनी सप्लाई। मनी वाले चैप्टर में पढ़ा हमने, मनी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा मनी सप्लाई क्या होता है। तो मनी सप्लाई में ये पढ़ाया गया है आपको कि मनी सप्लाई इज अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो समय के किसी निश्चित बिंदु पर जितनी भी मुद्रा है उन सभी मुद्रा का जोड़ क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मनी सप्लाई। पर मनी सप्लाई के जो सप्लायर है उनके पास पड़ा हुआ मुद्रा जो है वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं होता। तो मनी का सप्लायर कौन कौन है? मनी का सप्लायर है RBI, मनी का सप्लायर है कॉमर्शियल बैंक, और मनी का सप्लायर है गवर्नमेंट। ये तीन संस्थाएं हैं जो देश में मनी सप्लाई करती है। तो RBI इसमें मुख्य रोल निभाता है मनी सप्लाई में, क्योंकि अधिकतर मनी सप्लाई RBI के कंट्रोल में है। RBI किस प्रकार से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है, हमें वो पढ़ना है आज। अब अवेलेबल कितना रखना है मार्केट में मनी, कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, ये काम है किसका? RBI क्यों चाहता है कि मनी ज़्यादा हो या कम हो? क्या फ़र्क पड़ा है RBI को मनी को ज़्यादा या कम करने को लेकर? देखो, RBI जो है देश की अर्थव्यवस्था में एक मुख्य भूमिका निभाता है। वो देश में मुद्रास्फीति की स्थिति से और मंदी की स्थिति से, इन दो स्थितियों से देश की अर्थव्यवस्था को बचाना चाहता है। मुद्रास्फीति की स्थिति वह स्थिति है जब देश में महंगाई होती है, और मंदी की स्थिति वो स्थिति होती है जब देश में सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही है, यानी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और डिमांड नाम की चीज़ नहीं है, कोई खरीदना ही नहीं चाहता। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मनी सप्लाई पे डिपेंडेंट है। यानी लोगों के पास यदि हाथ में पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है डिमांड कम होगा, और यदि लोगों के पास बहुत पैसा है तो डिमांड ज़्यादा होगा। यदि लोगों के पास बहुत पैसा है तो डिमांड ज़्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में महंगाई बढ़ेगी। सोच के देखो भाई, यदि
हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा, तो हम किसी भी चीज़ की कीमत ज़्यादा देने के लिए तैयार होंगे, और जब किसी भी चीज़ की कीमत ज़्यादा देने के लिए तैयार होंगे तो चीज़ें महंगी होगी। पर यदि आपके पास पैसे कम हैं तो फिर वो मंदी की स्थिति होती है, जब आप किसी भी चीज़ की कीमत देने के तैयार नहीं, यानी सफिशिएंट कीमत भी देने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति वो मंदी कहते हैं। अब लोगों के पास पैसा कितना है कितना नहीं है, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा आरबीआई कि लोगों के पास कितने पैसे की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और कितने पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो आरबीआई इन अवेलेबिलिटी को, यानी सप्लाई ऑफ मनी को कैसे तय करता है? तो आरबीआई के पास दो इंस्ट्रूमेंट्स है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है तरीका। वैसे तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब बहुत होता है, बहुत अलग अलग जगह अलग अलग चीज मीनिंग होती है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है औजार, कहाँ पे? और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है औजार इंजीनियरिंग करते समय, या फिर कोई आप काम कर रहे हो प्लम्बिंग वगैरह ये सब चीज़, तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है औजार, ठीक है। और जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बिल्स टेबल, बिल्स रिसीवेबल, चेक वगैरह, ये सब इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। पर आप यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वो तरीके, ठीक है, जिन तरीकों से आरबीआई मनी को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता, तो वो तरीके कौन कौन से हमें वो पढ़ने हैं यहाँ पे। और दो प्रकार के तरीके हैं, यानी दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उन दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में पहला आता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक उपकरण हिंदी में कहते हैं। अब क्वांटिटी का क्या मतलब है? क्वांटिटी का मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड विद द नंबर्स। इफ समथिंग इज रिलेटेड विद नंबर्स देन इट इज क्वांटिटी। तो ऐसे उपकरण अपनाने हैं जो कहीं ना कहीं नंबर से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं गिनती से रिलेटेड है, परसेंटेज से रिलेटेड है। ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका नंबर से कोई लेना देना नहीं है, जिनका क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, जिनका परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाएगा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में, पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, फिर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इन सारी बातों को मैं आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है, यानी लोगों के पास कितना पैसा अवेलेबल रहे ये तय करने वाला जो है वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई है। आरबीआई तय करेगा कि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो या फिर लोगों के पास पैसा कम हो। कैसे तय करेगा आरबीआई कि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो या फिर लोगों के पास पैसा कम हो? तो आरबीआई के पास इंस्ट्रूमेंट्स है, दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट गुणात्मक उपकरण कहलाते हैं और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है वो मात्रात्मक उपकरण कहलाते हैं। होते क्या है इनको मैं डिटेल्स में अभी फिर से लिखवा के बताऊंगा दूसरे आपको स्लाइड में। पहले जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको कि होता क्या है, किस लिए करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, वो बातें मैं पहले बता दूं आपको। तो केंद्रीय बैंक देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए, स्थिरता, अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी आए, स्टेबलाइज किया जाए, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक जो है वो मनी को कंट्रोल करता है। यानी कितना मनी लोगों के पास पहुंचना चाहिए, कितना मनी नहीं पहुंचना चाहिए, कितना कंट्रोल होना चाहिए पैसों का लोगों के पास, तो वो आरबीआई करता है। तो केंद्रीय बैंक देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने तथा वाणिज्यिक बैंकों पर कंट्रोल करने के लिए यानी नियंत्रण करने के लिए विभिन्न उपकरणों द्वारा मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण करता है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड टू कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम। ठीक, अब दो प्रकार के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, और दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? एक है मात्रात्मक उपकरण, एक है गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, गुणात्मक उपकरण क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। Those instruments which are mainly focused on aggregate money supply, जो मुख्य रूप से एग्रीगेट मनी सप्लाई पर फोकस करते हैं,
उसे कहा जाएगा क्वांटिटेटिव। या फिर आप वैसे समझिए, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है रिलेटेड विथ नंबर्स, यानी संख्याओं से संबंधित ऐसे उपकरण जो संख्याओं से संबंधित होंगे, जहां कहीं ना कहीं संख्या आएगा, जहां नंबर्स आएंगे, उनको कहा जाएगा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट गुणात्मक, यानी सिर्फ गुण देखे जाएंगे, यानी नो क्वांटिटी, यानी नो नंबर्स। तो यहां नंबर नहीं देखा जाएगा, यहां आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई नंबर वाली चीज होगी ही नहीं। Those instruments which are mainly focused on selective sectors in economy, तो वे उपकरण जो मुख्य रूप से चयनात्मक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे कहा जाएगा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब मैं इन दोनों में से सबसे पहले आपको बताऊंगा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल्स में कि कौन कौन से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा। तो जो बातें मैंने अभी आपको बताई कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है आरबीआई। किस लिए? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट अपनाता है, उनमें से पहला प्रकार है क्वांटिटेटिव और दूसरा जो है वो क्वालिटेटिव। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो बोर्ड पे लिखवाया है। मैं इन्हीं बातों को पहले मैं समझा दूंगा, नोट्स जो है इसके बात करवाऊंगा। तो 7 होते हैं टोटल क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट टोटल कितने हैं? 7। इन 7 में बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, SLR है और ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। CRR, SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब एक एक चीज में आपको समझाता जाऊंगा, नोट्स बाद में मिलेंगे। ये जो 3 है ना, इनके साथ लिखा हुआ है दर, 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 ठीक है, यानी रेट्स। तो इनको कहते हैं पॉलिसी रेट्स। ये वो 3 पॉलिसी रेट्स हैं जो कि मनी कंट्रोल को कंट्रोल करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो 3 रेट है वो है बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये 3 रेट है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, 3 रेट है। आरबीआई ने रेट के बाद कुछ रेशियोज भी बनाए, ध्यान देना। रेट जो होगा किस में होगा? परसेंटेज में। रेट जो होगा किस में होगा? परसेंटेज में। रेट जो होगा किस में होगा? परसेंटेज में। और ये जो है ये रेशियो में होगा, ठीक है, पर रेशियो भी यहाँ परसेंटेज में ही है, बताएंगे। और ये जो है ये भी रेशियो है, पर रेशियो भी यहाँ परसेंटेज में ही लिखा गया। तो रेट और रेशियोज 2 अलग अलग चीजें आरबीआई ने दी है। ये 2 चीजें जो है वो पॉलिसी रेशियोज कहलाएंगी और ये 3 चीजें जो है वो पॉलिसी रेट्स कहलाएंगी, ठीक है। आखिरी वाला जो है वो ऑपरेशंस है, ना तो वो रेट में आता है और ना ही रेशियोज। अब एक एक चीज समझते हैं शुरू से। पहले बात करते हैं बैंक रेट्स की। बैंक रेट क्या होता है? आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है और कॉमर्शियल बैंक इसको क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। और इस इंटरेस्ट का कोई रेट होगा, इस इंटरेस्ट का क्या होगा? प्रॉपर कोई रेट होगा, ठीक है। अब आरबीआई ने बैंकों को लोन देने के लिए, बैंक को लोन देगा तो लोन बैंक से ब्याज वसूलेगा। तो बैंक से जो ब्याज वसूलना है उसका जो रेट तय करेगा वो आरबीआई ही तय करेगा कि भाई बैंक से कितना ब्याज वसूला जाए।
तो आरबीआई ने जो रेट तय किया है बैंक से ब्याज वसूलने का, कॉमर्शियल बैंक से ब्याज वसूलने का, उस रेट को कहते हैं हम बैंक रेट। ठीक है, उस बैंक को क्या कहते हैं? बैंक रेट। यानी आरबीआई ने लोन दिया, कॉमर्शियल बैंक से ब्याज देगा, ब्याज जिस रेट पे देगा उसे कहा जाएगा बैंक रेट। चलिए फिर ये क्या होता है रेपो रेट? देखो दोनों को मुझे एक साथ समझाना है, इसी वजह से मुझे दोनों एक साथ ले रहा हूं। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा, कॉमर्शियल बैंक इसे इंटरेस्ट देगा और एक रेट से इंटरेस्ट देगा, एक रेट से इंटरेस्ट देगा। उस रेट को क्या कहा जाएगा? रेपो रेट। अब आप बोलोगे दोनों तो एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। कॉमर्शियल बैंक यहाँ आरबीआई को ब्याज दे रहा है जिस रेट से, उस रेट को कहते हो आप बैंक रेट, और कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को ब्याज दे रहा है जिस रेट से, उस रेट को कहते हो आप रेपो रेट। तो दोनों में फर्क तो होगा कुछ ना कुछ, तभी तो इसे बैंक रेट कहा जा रहा है और इसे रेपो रेट कहा जा रहा है। तो फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। रेपो रेट का खासियत ये है और बैंक रेट की खासियत ये है कि बैंक रेट जो है वो जनरली इमरजेंसी में दिया जाता है, जब कंट्रोल जो है, मतलब स्थिति जो है ज़्यादा नाजुक है, मतलब क्रिटिकल स्थिति है। तो कुछ तो फर्क होगा इन दोनों में। ये ब्याज भी कौन पे कर रहा है? कॉमर्शियल बैंक टू आरबीआई। ये ब्याज भी कौन पे कर रहा है? कॉमर्शियल बैंक टू आरबीआई। यानी दोनों में कुछ तो फर्क है। सुनिए मेरे, ये सिंपली जब बैंक आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, तो लोन देता है और ब्याज लेता है, इसमें कोई भी सिक्योरिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। यदि किसी भी कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन लेना है तो आरबीआई के पास जाएगा, उससे कहेगा कि भाई साहब हमें लोन चाहिए, हमारे बैंक को पैसों की ज़रूरत है। आरबीआई उससे कहेगा ठीक है, ये रेट है हमारे, इस रेट पे हम आपको ब्याज पे उधार देंगे। तो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई उस तय रेट से लोन दे देता है और बाद में निर्धारित समय पे वो लोन वापस करता है आरबीआई को और साथ में ब्याज भी देता है, या फिर ब्याज का जो भी एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट से ब्याज वसूला जाएगा। पर रेट जो तय करेगा वो कौन रेट तय करेगा? आरबीआई। सभी बैंकों के लिए एक साथ एक बार में रेट तय कर देगा कि जिसको भी मुझसे लोन चाहिए वो बैंक रेट से लोन ले ले मुझसे। ठीक है, अब इसमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है सिक्योरिटी का, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होते हैं? सिक्योरिटीज को हिंदी में प्रतिभूति कहते हैं। प्रतिभूति अर्थात ये एक प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लोन देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लोन देने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे बॉन्ड कहते हैं। अब सुन लीजिए, ये तो नॉर्मल लोन का तरीका है बैंक रेट वाला, पर ये नॉर्मल लोन का तरीका नहीं है रेपो रेट वाला। रेपो रेट वाला नॉर्मल लोन का तरीका नहीं है। तो फिर रेपो रेट वाला किस प्रकार का लोन का तरीका है? मैं एक कॉमर्शियल बैंक वाला, तुम आरबीआई वाले, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं कॉमर्शियल बैंक हूँ, मुझे लोगों को लोन देना है तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे पैसा, मैं को कहीं से नहीं मिल रहा है। तो मुझे याद आया कि आरबीआई का एक फंक्शन होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जब कोई ना दे तो हम देंगे ना। ठीक है,
तो हम पहुंच गए आरबीआई के पास। आरबीआई से कहा कि भाई साहब हमें कुछ लोन की जरूरत है, हमें आगे लोन देना है जनता को। आरबीआई मुझे कहता है फिर ठीक है बताओ कितना पैसा चाहिए। तो हमने कहा कि देखो इतने पैसे चाहिए। तो आरबीआई ने कहा ठीक है बैंक रेट पे ले लो। कौन से रेट पे ले लो? बैंक रेट पे। तो कहा ठीक है भाई बैंक रेट पे दे दो। बैंक रेट उसने बताया 10%। बैंक रेट कितना बताया? 10%। बैंक रेट आरबीआई ने बताया कि 10% है, बोलो कितना पैसा चाहिए, 10% का ब्याज लेंगे। तुमने बताया मुझे, मैंने कहा यार 10% का ब्याज तो बहुत ज़्यादा है, 10% मैं आपको दूंगा यानी आरबीआई को, और फिर मैं आगे जनता से कितना वसूलूं, जनता मुझसे 10-12% से ज़्यादा में लेगी नहीं, तो मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं 10% पे नहीं। आरबीआई कहता है क्यों? सही तो है, बैंक रेट तय किया हमने 10% सबके लिए, सिर्फ तेरे लिए थोड़ी है पर्सनली, ले ले। मैं कहता हूँ नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये ज़्यादा है, बैंक रेट ज़्यादा है। तो फिर आरबीआई कहता है फिर ठीक है, बैंक रेट ज़्यादा है तो फिर एक दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है कि रेपो रेट पे ले ले। मैंने कहा रेपो रेट ये क्या है? प्लस समझाता हूँ। एक बात बता, आरबीआई मुझसे कहता है समझाता हूँ। आरबीआई ने मुझसे कहा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कुछ सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह पड़े हैं सरकार के? मैंने कहा हाँ है तो सही है, गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स हैं हमारे पास पड़े हुए। तो एक काम करो, तुम वो बॉन्ड मुझे बेच दो। आरबीआई क्या कहता है कि तुम वो बॉन्ड मुझे बेच दो। यानी बॉन्ड किसके पास है? कॉमर्शियल बैंक के पास। अब कॉमर्शियल बैंक के पास कुछ बॉन्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, यानी सरकार की सिक्योरिटी है, ठीक है। वो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है। किन की इन्वेस्टमेंट है? कॉमर्शियल बैंक वालों की। तो हम कॉमर्शियल बैंक वालों से कहते हैं देखो भाई ये बॉन्ड जो है ना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, हाँ ये बॉन्ड मुझे बेच दो और हमसे पैसा ले लो। हमसे क्या ले लो? पैसा ले लो। ये बॉन्ड मुझे बेच दो और हमसे पैसा ले लो। पर हाँ ये बॉन्ड जो तुम हमें बेच रहे हो तुम्हें वापस खरीदने पड़ेंगे 6 महीने बाद या साल भर बाद, और मुझे मेरा पैसा वापस देना पड़ेगा। बात समझ में आई? यानी कि इनके पास कुछ बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आरबीआई उसको पैसा देने को तैयार नहीं है, तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को कहता है कि तुम बॉन्ड्स मुझे बेच दो और मुझसे पैसा ले लो, पर याद रहे वो बॉन्ड जो तुमने मुझे बेचे हैं मैं वापस तुम्हें बेचूंगा और तुम्हें खरीदना पड़ेगा, ठीक है। मगर ठीक है, कॉमर्शियल बैंक ने कहा चलो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या लोगे। मैंने कहा देखो भाई तुम मुझे जो बॉन्ड दे रहे हो वो तो मैं वापस दे ही दूंगा, एक यानी कि तुम्हारे बॉन्ड मेरे पास सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे पड़े हुए हैं, मैं वापस दे दूंगा। तो तुम जो पैसा मेरा यूज करोगे उस पर ब्याज तो मैं लूंगा ही लूंगा। तो वो ब्याज मैं थोड़ा कम लूंगा, कम इस वजह से लूंगा क्योंकि तुम्हारे बॉन्ड मेरे पास एज सिक्योरिटी पड़े हुए हैं। तो यदि आप सिक्योरिटी दे रहे हो, कॉमर्शियल बैंक सिक्योरिटी दे रहा है आरबीआई को, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेगा। तो देखा ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। अब कॉमर्शियल बैंक खुश, क्योंकि बैंक रेट पे लेता बिना सिक्योरिटी के तो 10%, अब सिक्योरिटी पे ले रहा है तो 6%, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है वो बेच दिए जाते हैं आरबीआई को, आरबीआई उन्हें वापस बेचता है, आरबीआई उन्हें वापस बेचता है। तो वापस बेचने के लिए पहले से एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है जिसको कहते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट।
ठीक है। ये कॉमर्शियल बैंक एक एग्रीमेंट करेगा इसके साथ, आरबीआई कहेगा कि बाद में तुम क्या पता न खरीदो बॉन्ड अपने, तो इसलिए तुम अभी से एग्रीमेंट कर लो कि हम जो बॉन्ड तुम मुझे बेच रहे हो वो तुम वापस खरीद लोगे। यानी कॉमर्शियल बैंक ने बॉन्ड बेचा सेंट्रल बैंक को, फिर सेंट्रल बैंक वापस उसे बेच देगा। बाद में कॉमर्शियल बैंक मुकर भी सकता है कि भाई मैं नहीं खरीद रहा, भूल जाओ अपना लोन, सिक्योरिटी है, तुम बेचो उसको, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई कहता है कि नहीं, तुम ही खरीदोगे बाद में 6 महीने, मैं कहाँ बेचूंगा भाई, घूम घूम के तुम्हें खरीदना पड़ेगा वो बॉन्ड वापस, वो तो सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे हमने खरीदे थे, अब हम तुम्हें वापस बेचेंगे। तो इसलिए एक एग्रीमेंट होगा जिसको कहा जाएगा रीपर्चेज एग्रीमेंट, पुनः खरीद एग्रीमेंट, पुनः खरीद समझौता, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी वाले लोन पे 6% का इंटरेस्ट लगेगा हमारे एग्जाम्पल के अनुसार। तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई, बैंक रेट और रेपो रेट। बाकी का हिस्सा अगली क्लास में अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।